environment includes our physical surrounding like atmosphere and water bodies, soil and all organisms such as plants, animals, human beings, microorganisms, bacteria and fungi. देखिए we are in, हम यहाँ पर कैसे हैं, हमारे पास एक दैट इज लिथोस्फीयर। लिथोस का मतलब स्टोन होता है, तो स्टोन की स्फीयर लिथोस्फीयर है, ठीक है। जैसे आप लोग कहते हैं कि भाई ये जो चिप बनी है ये मोनोलिथिक है, आप लोगों का जो सिम कार्ड होता है आप लोग उसको मोनोलिथिक कहते हो कि नहीं, क्योंकि वो सिंगल पत्थर पर इंग्रेव करके बनी है, तो उसी की एटिमोलॉजी से लिथोस्फीयर आया। सिंगल पत्थर पे कोई भी जैसे एक पत्थर पर शिलालेख होता है, अकबर ने लिखवाया था या अशोक ने बुद्ध धर्म का, तो उसको मोनोलिथिक कहते हो। तो लिथोस का मतलब क्या होता है, स्टोन, ठीक है। आप तो स्टोन से जैसे स्टोन समझते हो ना सर, गुफाओं में। तो लिथोस्फीयर हो गया। और जो जिसमें एटम्स होते हैं तो एटमॉस्फेयर दैट इज गैसियस लेयर, गैसियस एनवेलप। और तीसरा कौन सा है, हाइड्रोस्फीयर। तो हमारा जो एनवायरनमेंट है, अवर एनवायरनमेंट इंक्लूड्स लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड जो रिवर है हाइड्रोस्फीयर, along with all forms, all life forms। ये फिजिकल है, ये सब क्या है, फिजिकल सराउंडिंग है। लाइफ फॉर्म्स में भी छोटे से छोटा बैक्टीरिया, फंगी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, इतनी चीज मिला दो तब जाकर के हमारा पर्यावरण बनता है। एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है, पर्यावरण। सो व्हेन वी आर, ये सब जगह आप देख रहे हैं, सिंगापुर में भी एनवायरनमेंट कंजर्वेशन के लिए तो हुआ था, तो उन्होंने समुद्र के अंदर क्यों किया बताओ अपना ये सारा कॉन्फ्रेंस, सी के अंदर क्योंकि वो कह रहे थे, ये ठीक कह रहे हैं, ये बात करें कि सी के अंदर कॉन्फ्रेंस इसलिए किया कि अगर दुनिया ने ठीक नहीं किया तो ग्लेशियर्स पिघल जाएंगे और थोड़े ही दिन में हमारा सिंगापुर और ये सब डूब जाएगा। तो इस तरीके से दुनिया को दिखाने के लिए कि यू आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट एनवायरनमेंट, यू आर प्रोड्यूसिंग सो मच वेस्टेज। हम क्यों कह रहे हैं कि भाई आप 2 पेज की जगह 1 पेज में करो, छोड़ो मत, क्योंकि आप यूज करोगे देन गवर्नमेंट इज कंपेल्ड टू कट ट्री। उसे तो चुनाव जीतना है ना। अगर वो कह दे पेपर नहीं दे रहे तो हम लोग हल्ला मचाने लगेंगे, पेपर ही नहीं दे रहे हैं हमको। तो इस तरीके से आप अगर बिजली ज्यादा यूज करो तो वो और डैम बनाएगी, कहेगी तुम्हें खुश रखेंगे, तुम कितनी भी करो, वो कंपेल है, उसे वोट जीतना है। हम कम यूज करेंगे तो उसे कम डैम बनाने पड़ेंगे। डैम बनाने से कितना एरिया सबमर्ज हो जाता है, जितनी ज्यादा रिसोर्सेज। अमेरिकन में क्या होता है कि हमसे 10 गुना ज्यादा वो वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं, और साथ में चूंकि यूरोपियन कंट्रीज है, कोल्ड कंट्रीज है, तो हमसे ज्यादा उनकी फ्यूल रिक्वायरमेंट भी है, क्योंकि उनको कोल भी चाहिए, बोन फायर भी चाहिए, या कई तरीके के जो रूम हीटर या और भी सारी चीजें चाहिए, ठीक है कि नहीं। सो इस तरीके से उनके एनर्जी रिक्वायरमेंट्स भी ज्यादा है, उनके वेस्ट ज्यादा है। जो इसके अलावा लंदन की जो नदी थी, अभी हमें उसका नाम नहीं मालूम है कौन सी नदी थी, लेकिन इट इज कन्वर्टेड इनटू ड्रेनेज, इतनी गंदी हो गई। क्यों? क्योंकि वहाँ के इंडस्ट्रियलाइजेशन से इतना वेस्ट निकला, और जो उसका एफ्लक्स था वो सारा उस नदी में डाल दिया गया। किसी समय वो बहुत सुंदर नदी हुआ करती थी, तो ये हालत हो गई। तो आप समझ सकते हैं कि वी शुड प्रिजर्व अवर एनवायरनमेंट एंड कर्व अवर रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। हमारी रिक्वायरमेंट कैसी होनी चाहिए, कर्व होनी चाहिए। तो इसलिए व्हाट इज अवर एनवायरनमेंट, सो अवर एनवायरनमेंट includes, so it includes physical surrounding, बात ना करें, physical surroundings like land, air and water, land, air and water bodies, and all the organisms, and all the organisms living in that area। जो वहाँ की टोपोग्राफी है, जो वहाँ का टेरेन है, जो वहाँ का रिलीफ पैटर्न है,
So all the organisms living in that area, example plants, animals, ठीक है, 5 किंगडम सिस्टम की सारी बात कर रहे हैं, एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सर ऑर्गेनिज्म एबायोटिक थिंग्स भी तो होंगी। हाँ, एबायोटिक में ये 3 आ गई, तो इट इज लाइक दूसरे एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, फंगी, ठीक है, ये सारी भी चीजें आ गई एक्सेट्रा। तो जो भी हो, बैक्टीरिया हो, फंगी हो, अब प्रोटिस्टा भी आ जाएगा। 5 तरीके के सिस्टम है, मोनेरा ले लिया, फंगी ले लिया, प्लांटे ले लिया, एनिमेलिया ले लिया, बचा क्या? अब जो पांचवा बचा प्रोटिस्टा। 5 ही तो किंगडम सिस्टम। तो एंड प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा में जानते हो क्या आता है? अमीबा आता है, पैरामीशियम आता है, प्रोटोजोआ आता है, यूग्लिना आता है, क्लेमाइडोमोनास आता है, यूग्लिना आता है, यही सब आता है। तो जो भी हो, यानी यही हमारा एनवायरनमेंट, इसी में हम रहते हैं। एंड इकोसिस्टम, हम आपस में क्या सहयोग करके एक दूसरे से शेयर करते हैं एनर्जी को, ठीक है कि नहीं? तो एक फूड चेन बना लेते हैं, इट इज अवर एनवायरनमेंट। All constituents of our environment are dependent on each other. However, they take the sunlight as external source of energy, and whatever energy is dissipated from our body during life processes ultimately goes to atmosphere. तो हमारी इनटेक एनर्जी कहाँ से? सन से है, और जो हमारे लाइफ प्रोसेसेस हैं उनसे हमारी बॉडी से वार्मथ निकलती है, वो फिर से एटमॉस्फेयर में चली जाती है। सो ऑल कंस्टिट्यूएंट्स, ये सभी जो हैं हमारे पर्यावरण के घटक हैं। ऑल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ एटमॉस्फेयर, ठीक है, आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। ठीक है, ये चीज है। एंड ऑल द कंस्टिट्यूएंट ऑफ एनवायरनमेंट इंटरेक्ट विद वन अनदर एंड मेंटेन ए बैलेंस इन एनवायरनमेंट इन नेचुरल वे। जैसे हम लोग ये बात जानते हैं कि बहुत सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल से माइक्रो मॉलिक्यूल्स बने तो सेल बने, सेल एक साथ मिल गए तो क्या बने? टिश्यू बने। बहुत सारे टिश्यू मिले तो ऑर्गन से मिले तो ऑर्गन सिस्टम बना। ऐसे कई ऑर्गन सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जैसे कि हमारे अंदर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, इसी तरीके से न्यूरोलॉजिकल सिस्टम, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, इन सब सिस्टम से मिलकर क्या बना? ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनिज्म। बहुत सारे एक जैसे ऑर्गेनिज्म मिल जाए तो क्या बनेगा? पॉपुलेशन। बहुत सारी अलग अलग पॉपुलेशन मिल जाए, पॉपुलेशन में क्या ह्यूमन पॉपुलेशन आएगी, और उससे ज्यादा अगर अलग अलग पॉपुलेशन एक साथ रहे तो सोसाइटी, ये ठीक कहते हैं, दैट इज कम्युनिटी। ये मतलब हम लोग ह्यूमन सोसाइटी हैं, है ना? हम कुत्तों की कम्युनिटी में तो खाना खाएगा, फिर वो पेडिग्री खिलाएगा। तो कम्युनिटी में डॉग, कैट, ह्यूमन, ये कम्युनिटी है। डॉग, कैट, ह्यूमन जो साथ में रहें उनको क्या कहते हैं? कम्युनिटी कहते हैं। कम्युनिटी के बाद अब इसमें फिजिकल फैक्टर्स इन्वॉल्वमेंट होने लगते हैं, तो उसको कहते हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का मतलब फिजिकल को भी जोड़ लो, अब इसमें आप प्लांट भी जोड़ सकते हो और दूसरी चीजें भी, तो क्या हो जाएगा? इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के आगे फिर क्या हो जाता है? दैट इज, इससे भी बड़ी चीज है बायोस्फीयर। इकोसिस्टम पॉन्ड होगा, लेक होगा। देख लो, ये बहुत सही बात है। इकोसिस्टम क्या चीज होती है कि ये जैसे इन्होंने बताया कि बहुत बड़ी बात कही है इन्होंने कि पूरा लिथोस्फीयर ले लो, पूरा एटमॉस्फेयर ले लो, और पूरा हाइड्रोस्फीयर, उसमें जितने भी लाइफ फॉर्म्स हैं उन सबको भी ले लो, वो बायोस्फीयर कहलाता है। बहुत बड़ी बात है। और इकोसिस्टम इन्होंने क्या कहा
कि लैंड एक ये पॉन्ड एक इकोसिस्टम है। बताए कि नहीं? क्योंकि उसे किसी बाहर वाले की जरूरत है क्या? पॉन्ड, फॉरेस्ट एक इकोसिस्टम सर है। तो पॉन्ड में जो होंगे सर, मतलब कीड़े बतख ये सब मतलब सब इकोसिस्टम है, वो आपस में रहते रहेंगे। अगर पॉन्ड के चारों तरफ तुम दीवार भी उठा दो तो भी उसके व्यक्ति सब जिंदा रहेंगे, क्योंकि उसे बाहर से सिर्फ सनलाइट और रेन वाटर चाहिए। फॉरेस्ट में अगर आप जालीदार बाड़ लगा दो, बार बेडिंग, देन आल्सो फॉरेस्ट विल सर्वाइव, इट विल कंटिन्यू। और आपके घर में जो एक्वेरियम है, क्या वो मैन मेड इकोसिस्टम है? यस सर। तो कई बार एक होता है नेचुरल इकोसिस्टम, सर जू कुछ होता है क्या? है सर जू में भी तो एक वर्जन ये सब है। जू भी है, तो जू भी जो कि ये मैन मेड इकोसिस्टम है, उसमें वो बहुत डेलिकेट है। अगर उसमें ध्यान नहीं रखोगे, मैन मेड इकोसिस्टम में खाना नहीं दिया, पानी नहीं बता, तो एक्वेरियम की मछली मर जाएगी। इसी तरह से गार्डन में भी आपको ध्यान देना पड़ता है, लेकिन नेचुरल इकोसिस्टम सेल्फ सस्टेन्ड है। हाँ बताइए सर, आपने बोला सर पॉन्ड के आसपास दीवार रखने के, सर पर उनको हाइबरनेशन की, जैसे मतलब डक्स और ये सब है, सर उनको हाइबरनेशन के पे जाना है, मतलब मर जाए। सर तो रिप्रोड्यूस भी उधर ही करेंगे। रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे तो मत रखो दीवार, क्यों रखना चाहिए दीवार के पीछे क्यों? सेल्फ सस्टेन्ड इकोसिस्टम समझ गए ना, जो अपने आप में सेल्फ सस्टेन्ड, उसे बाहर के किसी हस्तक्षेप की जरूरत ना पड़े। सेल्फ सस्टेन्ड समझते हैं ना, लेक अपने आप में है सेल्फ सस्टेन्ड। उसके जितने भी ऑर्गेनिज्म है बायोफॉर्म से वो जी रहे हैं, ठीक है कि नहीं? इतना पैसा दीवार में तुम क्यों खर्चा करना चाहिए? और उसके बाद क्या बताइए, बायोस्फीयर में दैट बेल्ट, उतना ही सब स्ट्रेटम लेना, जमीन के अंदर उतना ही पार्ट लेना जहाँ खरगोश रहते हैं, स्नेक रहते हैं, बैक्टीरिया, ज्यादा ना ले लेना। ओनली दैट बेल्ट ऑफ लिथोस्फीयर, ओनली दैट पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर जहाँ तक चिड़ियाँ उड़ती हों, ओनली एंड कंप्लीट हाइड्रोस्फीयर, क्योंकि नीचे तक सब कुछ है। हाइड्रोस्फीयर तो पूरा लेना पड़ेगा, तो इतना ले लोगे तो क्या बन जाएगा? बायोस्फीयर। ठीक है। However, in a large area, whatever is the diversification of all biological form is known as biodiversity. वो अलग चीज होती है, उसमें लाइफ फॉर्म्स की डाइवर्सिटी देखी जाती है। कोई सॉइल में तो डाइवर्सिटी नहीं होगी ना। अच्छा, हमारी पहली क्या चीज हो गई कि ये इंटरडिपेंडेंट होती है। आगे देखिए, human beings are the only organism who change the natural environment to fulfill their needs of clothing, and the uncontrolled activities are damaging the balance and healthy environment more and more. We are exploiting the environment for our benefit. हम किसी चीज का भी क्या कर देते हैं? एक्सप्लॉइटिंग, दैट इज ओवर यूज। एक्सप्लॉइट जब किसी चीज को करते हो, जैसे यहाँ पे क्या हुआ राजस्थान में, उन्होंने बोला कि ये जो तुम पानी निकाल रहे हो इस पे बिजली का बिल माफ है। राजस्थान बोल दिया, वो सरकार पिछली वाली आई थी ना, तो उन्होंने बोल दिया बिजली का बिल फ्री, निकालो पानी। तो उन्होंने एक तो यहाँ पानी की स्कैर्सिटी है, धान उगाना शुरू कर, अब तो धान उगाएंगे, अब तो फ्री में पानी मिलता है। पहले सोचते भी थे ये हालत है, वो एक्सप्लॉइट कर दिए। तो फिर सरकार डर गई, बोली तो सब पानी नीचे काटा देंगे, मिट्टी बंजर हो जाएगी। तो फिर उन्होंने कहा नहीं बिल दो, जिताओ चाहे मत जिताओ। तो ये चीज होती है। तो ह्यूमन, इट इज ओनली इफ एनीथिंग इज फ्री फ्रॉम ह्यूमन इंटरवेंशन, then that is called natural vegetation. If it is free from a human intervention for a long time, मतलब मानवीय हस्तक्षेप से मुक्त जो क्षेत्र होता है, उस चीज को क्या कहते हैं? प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। ह्यूमन इंटरवेंशन, आप जा रहे हो वहां पर, ये पेड़ ठीक काम का, टीक का, फर्नीचर बनेगा, काटो इसको कहते हैं ह्यूमन इंटरवेंशन। तो किसी न किसी वजह से अगर ह्यूमन इंटरवेंशन ना हो तो उसे नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं। समझ में आ गई बात कि नहीं? और फ्री रहेगा, देन वहाँ की वाइल्ड लाइफ भी सुरक्षित रहेगी। नहीं तो हम तो गोलियां मार के कुछ ना कुछ काम लेंगे पशुओं का। तो इस तरीके से नाउ, सो ह्यूमन फॉर लॉन्ग टाइम, देखिए ईशान ध्यान दीजिए, keep on exploiting natural resources, ठीक है, for their use, हाउसिंग रिक्वायरमेंट है किसी के लिए, वो यूज करते रहे, for their
यूज, Sir? ठीक है, इट एडवर्सली, हाँ सर वो मतलब सर मतलब अभी सर तो वो मतलब सर अभी मतलब एयरगन्स होती है ना सर, उसमें बट सर यूज करते सर पहले के टाइम पे सर उस एयरगन्स की मतलब उसकी जगह चिड़ियों को मारते थे तो अभी वो बैन हो गया ना। 12 बोर गन होती हैं, 12 बोर की गन, उसमें 200 लेड की पैलेट होती है, उससे मार दिया जाता है सर पर बैन हो गया ना वो तो अब मतलब एक मतलब सर सब मारते रहते थे, शायद एक्सटिंक्ट हो गई थी तो बैन कर दिया ना शायद, डरा नहीं हुआ। देखो अब बैन हो गया हमें मालूम नहीं, लेकिन हमने अपनी जिंदगी में 50 कुत्ते मारे हैं और कम से कम 300 चिड़िया तो मारे। हम लोग वेपन फिटर थे, हमारा काम ही था कि वेपन के साथ भेज दिया जाता था रनवे के किनारे कि जाओ कहीं हमारा जहाज उतरने वाला है, कोई कुत्ता ना आ जाए। तो हम लोग को बहुत विजिलेंट रहना पड़ता था कि ये डॉग है, क्या भरोसा ही पहिए के आगे आ जाएगी, गाड़ी देख के दौड़ने लगेगा, तो अगर उससे तो हमारे सारे लोग मर जाएंगे, है ना। Yes. तो हमें बहुत विजिलेंट रह के कुत्तों को मारना ही पड़ता था, स्टेशन को कुत्ता फ्री करना बस उसको रोटी देख के बुलाओ, लो रोटी खाओ, अगर लिए रहो रोटी के लिए ये चीज़ बहुत मासूम कुत्ते, ये चीज है। तो ये है, तो फिर इसीलिए हमारी मैडम भी कहती है कि तुमने कुत्ता पाला तो है लेकिन तुम्हारी वो निर्दयता गई नहीं इसको भी मार दोगे। तो ऐसा नहीं है, लेकिन वो जो सरकारी काम है वो करना ही पड़ेगा। रनवे को यहाँ भी लिखा रहता है कि सब खाना मत दो चिड़िया लोगों को, तो क्यों, इसलिए क्योंकि बर्ड से बर्ड हिट हो जाती है, तो बर्ड हिट हो जाएगी तो कैनोपी का ग्लास शील्ड क्रैक हो जाता है। एक बर्ड हिट हो गई तो वो जो अगर पायलट के सामने का ग्लास क्रैक हो गया, वो प्रेशर डिफरेंस इतनी तेजी से स्पीड होती ना, तो फिर वो क्या होगा, और नहीं तो इतना स्प्लैश हो जाएगा ना वो ब्लड, उसे दिखेगा ही नहीं कहाँ जा रहा है। तो ये सारी चीज हो गई। अगर हमें डिप्लॉय किया जाएगा, सब करते हैं काम, तो फिर हमें करना पड़ेगा, हम इसमें चीटिंग नहीं कर सकते। सर अभी तो चिड़ियों को मारती नहीं, भगाने के लिए वो कुछ लगा देते हैं, वो फट जाते हैं तो चिड़िया भाग जाती है, वो सब भी होता है काम। तो अच्छा, ये चीजें इफेक्ट एनवायरनमेंट, इतनी बात समझ में आ गई नाउ। ये इससे हमें ये पता चलता है कि ये एनवायरनमेंट प्रोटेक्टर है, ये ही इज स्टेक होल्डर ऑफ एनवायरनमेंट। ये बहुत बड़ी बात है नहीं आजकल की। थैंक यू सर। बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, दो चीजें हैं। ये चीजें नाउ एक बार हमने गलती से क्या किया, कुत्ते की जगह बिल्ली को मार दिया, तो उन्होंने कहा कि नहीं ये बिल्ली लोग भागती हैं, बिल्ली मारने की जरूरत है, कुत्ते ही मारो। बोले कुत्ता पहिए के पीछे दौड़ता है, बिल्ली दूर भागती ठीक है। नाउ all the waste material produced by various activities of man and animals are poisonous to some extent and can be divided into two main groups, whether it is biodegradable or non biodegradable, both pollute environment। अगर आप सोचो कि सब्जी का छिलका तो बायोडिग्रेडेबल है, इसको ऐसे ही फेंक दें, लेकिन when it decomposes it will produce that is foul smell and it is also ये जो भी होगा लैंड की ब्यूटी को खराब करेगा। इफ इट इज स्कैटर्ड हियर और देयर, न्यूज़पेपर फेंक दो, गत्ते फेंक दो, तो क्या होगा, लैंड की ब्यूटी को भी खराब करेगा। सर ठीक है, लेकिन ये जो वेजिटेबल के पील होते हैं उससे तो मैन्योर बना लेते हैं। मैन्योर अलग से आप उसको कंपोजिट बनाओ, उसके लिए मशीन होती है इधर उधर। इट शुड नॉट लॉइटर हियर और देयर, अदरवाइज क्या होगा, बैक्टीरिया होंगे, पनपेंगे, अमोनिया गैस निकलेगी, मीथेन गैस निकलेगी, ग्लोबल वार्मिंग होगी, लैंड की ब्यूटी खराब होगी, ये सारी चीजें होंगी और ये पेस्ट का भी साधन बनेगा। एंड दोस पेस्ट विल दे विल एक्ट एज ए वेक्टर टू वो जो डिसीज के लिए, डिसीज को स्प्रेड करेंगे, तो ये सारी चीजें होंगी। तो आइदर इट इज बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल इन बोथ द केस। इवन ये एयर पोल्यूशन भी करते हैं, लैंड को ही नहीं डिग्रेड करते हैं। एंड इफ दिस बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस गोज इनटू, किस में चला जाए, जैसे आप कहोगे भाई हम बॉडी, हम लोगों का जो एक्सक्रीटा है ये तो बायोडिग्रेडेबल है,
जाने दो पानी में, जाने दो पानी में, लेकिन उस वो पानी में जाएगा तो उस पानी में उसे डिकम्पोज करने के लिए ई कोली है या वहाँ दूसरे बैक्टीरिया, वो उसे खाएंगे तो पानी की ऑक्सीजन ले लेंगे। अब वो ऑक्सीजन किसे चाहिए? फिश को चाहिए कि नहीं? तो फिश को नहीं मिलेगी तो फिश मर जाएगी। अब फिश मर जाएगी तो क्या होगा? अल्टीमेटली तो food chain खराब हो जाएगी। वो जो पानी वो कभी साफ नहीं होगा। जिस पानी में फिश होंगी वो पानी हमेशा साफ रहेगा क्योंकि वो खाती रहती हैं। सर, जू अगर- प्लैंकटन और फाइटोप्लैंकटन, जू प्लैंकटन जो तो छोटे छोटे वो लार्वा और ये सब, और फाइटोप्लैंकटन को खाती रहती हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि फिश नहीं होंगी, अभी अरविंद केजरीवाल ने 150 टन यमुना में मछली डलवाई, बोला हमने पर्याप्त साफ कर ली है, अब मछली डलवाएंगे तो अपने आप यमुना साफ रहेगी। लेकिन वो पानी इतना साफ नहीं था, पूरी 150 की टन पूरी मर गई और पैसा लगा रहे हैं खाली करवाने। और ऐसी स्थिति में जब मछली एक बार मर जाती है, वो सस्टेन नहीं हो पाती है, देन इट इज यूट्रोफिकेशन, यानी झील की ही मृत्यु हो जाती है। जब उसके लाइफ फॉर्म्स मर जाएंगे तो उस झील को कोई बचा नहीं सकता। उसमें ऑर्गेनिक मैटर, इतनी मछलियां मरी हैं, कितना ऑर्गेनिक मैटर उगेगा? कोई कमी है क्या ऑर्गेनिक मैटर की? और उसमें पेड़ पौधे हैं वो क्या होंगे? पूरा पानी खराब। सर तो आपने बोला सर मछलियाँ खत्म नहीं, सर फूड चेन भी तो बढ़ेगा। मछलियाँ सर मतलब बर्ड्स खाती हैं तो मतलब वो मर जाएंगी, बर्ड्स क्या खाएंगी? फूड बर्ड्स चेन मतलब एक मैं पर्टिकुलर इकोसिस्टम की बात कर रहा हूँ, वो तो डैमेज हो जाएगा ना। तो लेक का ही मरना अच्छी बात नहीं नहीं। Yes. अदरवाइज इससे क्या होगा कि लेक मर जाएगी, देन वाटर विल मेक इट्स अनदर वे, तो कहीं फ्लड भी आ सकता है ना। अगर लेक की हाइट शैलो होती गई, देन आल्सो इट इज अ कॉज ऑफ फ्लड। सर जब ऐसी सिचुएशन होती है तभी सर वहाँ के मतलब ऑर्गेनिज्म हाइपर मतलब कहीं और जाते हैं ना, मतलब चेंज करते हैं अपनी प्लेस। मतलब जब ऐसी कोई सिचुएशन बन जाती है तो उधर जो रहते हैं जो मतलब वो चले जाते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं, जैसा कि इन्होंने कहा बायोडिग्रेडेबल, तो देयर आर बायोडिग्रेडेबल एंड द वेस्ट मटेरियल व्हिच कैन बी ब्रोकन डाउन इन नॉन पॉइजनस, जिसे ब्रोकन डाउन किया जा सके, नॉन पॉइजनस सब्सटेंस इन नेचर। द वेस्ट मटेरियल, जिसके वेस्ट मटेरियल, ऐसे वेस्ट मटेरियल जिसके मॉलिक्यूल के बारे में बैक्टीरिया फैमिलियर हो रहे, हाँ इसे तोड़ के तुम खाना बना लेंगे, और तुम रोज रोज सिंथेटिक बनाते जा रहे हो नई नई चीज। बैक्टीरिया कहेगा ये क्या चीज है, पता नहीं खाना मिलेगा कि नहीं, वो डरेगा इसके चक्कर में ना पड़ो। सिंथेटिक आप बनाते हो ना, बैक्टीरिया इज नॉन कन्वेंशनल विद इट, उसे मालूम ही नहीं कि कैसे खाएं, और अखबार पढ़ा है हाँ इसको खा सकते हैं, न्यूज़पेपर से मिल जाएगा क्योंकि प्लांट प्रोडक्ट है। तो जो चीज है, और कुछ धीरे धीरे आपके जो सिंथेटिक हैं वो भी धीरे धीरे बैक्टीरिया खाने लगेंगे। अब कुछ पॉलीथीन है, बैक्टीरिया ने कहा अब तो इससे हम बना ही लेंगे, 2-4 ने ट्राई किया होगा, सिखा दिया होगा अपनी पूरी फैमिली को, तो आप पॉलीथीन को डिकम्पोज करने लगे। धीरे धीरे ऐसा होगा, बट आप रोज न्यू सिंथेटिक बनाते जा रहे हो एंड दे डू नॉट नो हाउ टू डिग्रेड, तो वो उससे बचते हैं, उसको नहीं वो करते हैं, तो वो इट फॉर ए लॉन्ग टाइम इट गेट लॉइटर्ड इन एटमॉस्फेयर। समझ में आ गई बात कि नहीं? जैसे एल्यूमिनियम फॉइल हो गई, ग्लास हो गया, रबर हो गया, तो नहीं कर पाते हैं। कई सिंथेटिक रबर है, जैसे हम लोग के नाइलॉन है, रेयन है, ऐसे सिंथेटिक रबर है। नेचुरल रबर की चीजें तो कर देते हैं जो रबर ट्री से होती है, बट इससे नहीं। द वेस्ट मटेरियल व्हिच कैन बी ब्रोकन डाउन into non-poisonous substance in nature, into non-poisonous in nature, in due course of time by microorganism, by the action of और वो क्या करते हैं, ना सिर्फ उससे खाना खाते हैं, इससे क्या होता है कि जो उसके कंपोनेंट्स हैं वो फिर से नेचर में दे कंप्लीट द साइकिल, फिर से नेचर में चला जाएगा। सॉइल की चीज सॉइल में मिल जाएगी, एयर की चीज एयर में चली जाएगी। सर जो वो मतलब जो डिग्रेडेबल कर वो जो मतलब ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डिग्रेड करते हैं वो एक्सक्रीट भी करते होंगे, तो सर वो मतलब CO2 ऐसी चीजें एक्सक्रीट करते होंगे नॉर्मल। हाँ CO2 एक्सक्रीट करते हैं, कभी कभी अमोनिया भी एक्सक्रीट होता है इन चीज़ों से। सब्जी सड़ती है तो अमोनिया एक्सक्रीट होता है, फाउल स्मेलिंग भी होता है। तो वो जो भी एक्सक्रीट करते हैं, कुछ उसमें ऐसी होती हैं कि जैसे ग्लोबल वार्मिंग करने वाली गैस होती हैं,
ठीक है, मीथेन हो गई या हाइड्रोजन हो गई, इवन वाटर पार्टिकल्स भी हैं, तो उससे क्या होते हैं कि दैट इज ग्लोबल वार्मिंग होगी, ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ेगा, कुछ ऐसी केसेस भी हो सकती हैं, बट ये जो भी होता है डिग्रेड हो जाता है, ठीक है। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को जानते हो ना, मोनेरा कहते हैं, जिनमें कुछ भी प्रॉपर नहीं होता, प्रोकैरियोटिक। सो इस आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। इसमें जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड नेचुरली होते हैं, जैसे सर हाँ सर ठंड लग रही है बहुत। एक मिनट। सो एग्जाम्पल काउ डंग, पेपर, काउ डंग हो गया, पेपर हो गया, और बताइए क्या वेजिटेबल पील्स हो गए, वेजिटेबल वेस्ट। यस सर। काली चाय बोलते हैं। क्या कॉटन है ना 3 डिग्री? हाँ कॉटन भी होता है, वेजिटेबल वेस्ट, कॉटन। जैसे गाय पे ज्यादा दया आ रही है तो अपना कॉटन का कपड़ा खिला दो उसको, वो उसका पेट भर जाएगा। उसकी 50 मीटर लंबी केनाल सर पर वो पूरे टाइम चबाती रहती है सर। हाँ, ठीक है। इसके अलावा जो भी प्लांट प्रोडक्ट हैं भी इसी तरीके से, जूट, ठीक है, वुड, ये सारी चीजें ना, दीज आर, हाँ बोलो सर वो सीजनल प्लांट जो बात क्या, सीजनल प्लांट। अरे वो हाँ वही वही अच्छा वही मैं भी कहना। एक्शल यानी एक्शल, एक्शल भी, हाँ एक्शल हो सकता है, किसने बोला? ठीक है, एक्शल हो सकता है। दीज कैन भी, जो भी है एक तरीके से वो कैल्शियम कार्बोनेट ही है, तो वो टूट जाएगा, एसिड से ये टूट जाएगा और ये सेक्रीट करते हैं। सो दिस इज द बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हो जाता है, ठीक है कि नहीं। सोप बायोडिग्रेडेबल है, लेकिन डिटर्जेंट कैसा है, नॉन बायोडिग्रेडेबल। डिटर्जेंट होगा तो वो नहीं टूट पाएगा। सर डिटर्जेंट तो बहुत यूज करते हैं। यूज करते हैं, वो पानी में चला जाता है, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल। सर सोप कैसे बायोडिग्रेडेबल? सोप जो होता है उसको ये लोग तोड़ देते हैं, बैक्टीरिया लोग तोड़ देते हैं एक्शन से, ठीक है, क्योंकि वो फैटी एसिड्स है। और फैटी एसिड्स किससे बनता है बताओ, प्लांट से। प्लांट में मूंगफली का तेल है, मूंगफली का तेल, सोयाबीन का तेल, सनफ्लावर, इन सब में NaOH डाल दो, उबाल दो, फिर NaCl डाल दो, नमक डाल दो, अपने आप को प्रेसिपिटेट ऊपर क्या आ जाएगा, चाकू से काट दो सूप। सर वो फ्लेवर सर फ्लेवर भी डाल। फ्लेवर भी डाल देना, फ्लेवर भी डलता है। अलग अलग क्या सारे साबुन में डाल- ठीक है कि नहीं। तो सोप इस तरीके से है, बस वो घी है, तुम्हारे घर में घी तेल है, घी तेल में NaOH डाल दो थोड़ा सा, NaOH यहाँ से ले लो या वहाँ, ये इसमें बिकता है, तो ठीक है। और इस तरीके से अलग अलग सभी जगह कास्टिक सोडा मिलता है, कास्टिक सोडा डाल दीजिए, नमक डाल दीजिए। घर घर में ये घरेलू उद्योग है ना, साबुन उत्पादन, इतना ही रखिए। थैंक यू। याद कैसे किया? वेलकम टू